डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मैं अपनी इस डायरी के कई केसेस आपको बता चुका हूं, लेकिन आज मैं जिस केस के बारे में आपसे बात करने वाला हूं वो एक ऐसा केस था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। मैं भी पहले इस बात पर यकीन नहीं करता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन इस केस ने जैसे मेरी जिंदगी तक बदल दी। शायद मेरे सिवा वहां पर और कोई होता तो इस केस को कभी सुलझा नहीं पाता। मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, शायद वो हालात ही ऐसे थे कि मैं ही इस केस को सुलझा सकता था। अब आपको इस केस के बारे में बताता हूं और आप भी जाने कैसे इस केस ने मेरा दिमाग हिलाकर रख दिया था। वक्त सुबह की 9 बजे का था और मुझे पुलिस स्टेशन जाना था। मैं समय समय पर पुलिस स्टेशन जाया करता क्योंकि वो मुझे वहां पर बुलाया करते। उनके पास कई पुराने केस होते जिसे वो मुझे दिखाया करते। मैं उन केसेस में छोटे छोटे हिंट ढूंढने का काम करता। ये बहुत सारी फाइल्स होती जो मेरे सामने रख दी जाती। कई केसेस में मैं कोई हिंट ढूंढ नहीं पाता, जबकि कई केसेस में छोटे छोटे हिंट जो कोई ध्यान नहीं दे पाया था मैं उसे जान पाता। आज भी मैं 10 बजे यहीं पर बैठा था और मेरे सामने सिर्फ एक ही फाइल थी। उस फाइल में एक बहुत ही अजीब सा केस था जिसमें ज़्यादा गवाह नहीं थे और ज़्यादा सबूत नहीं थे। मैं उसे देखता जा रहा था और मुझे वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे मैं केस में आगे बढ़ सकूं। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर जय आए। इंस्पेक्टर जय मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और वो मुझे बार बार कह रहे थे कि एक जगह पर कत्ल हुआ है, अगर मैं साथ चलूं तो शायद कोई मदद कर सकता हूं। वैसे भी मेरी उससे दोस्ती बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो मैं उसकी गाड़ी में बैठकर उसी जगह पर चल पड़ा। वहां पहुंचकर हमें पता लगा कि 2 लोगों की मौत सड़क के बिल्कुल बीचों बीच हुई है। किसी ने उनका कत्ल किया था और वहां पर बहुत सारी भीड़ थी। आसपास बहुत सारे घर थे। ये शहर के बिल्कुल एक तरफ का हिस्सा था जहां पर लोग आते जाते रहते। दोपहर के समय 2 लोगों का कत्ल होना एक बहुत ही दहशत भरी घटना थी जिससे लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे। हमें इस केस को सुलझाना था और मुझे पता था जहां पर गवाह बहुत ज़्यादा होते हैं वहां पर इस तरह कातिल को पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। इसी के साथ अगर हमारे हाथ कोई सबूत लग जाए तो काम और आसान हो जाता है। वहां पर काफी लोग गवाह के रूप में मौजूद थे, लेकिन जय आगे बढ़ चुके थे और लोगों से पूछ रहे थे। वहां पर पुलिस वाले भी बहुत ज्यादा थे जिन्होंने घेराबंदी कर रखी थी। मैं कोने पर खड़ा अभी देख ही रहा था तो एक तरफ मुझे एक चमकता हुआ पत्थर दिखा। ये पत्थर जैसे स्टील का बना लग रहा था, लेकिन पिघलाया हुआ स्टील इस तरह से पत्थर के रूप में नहीं होता। मुझे ये छोटा सा पत्थर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने उसे उठाकर जेब में रख लिया। ये शायद ही सबूत का कोई रूप होता क्योंकि ये एक कोने पर पड़ा था। फिर भी अगर इसकी ज़रूरत हुई तो मैं इसे भी लैब में ज़रूर भेजूंगा। अभी तो हमें केस की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। मैं भी आगे बढ़ चला और आगे बिल्कुल चौराहे के पास 2 लाशें पड़ी थी। उन्हें चाकू से गोदा गया था और उनकी मौत की वजह भी ये चाकू के निशान ही थे। अब आसपास मैं देख रहा था वहां पर बहुत सारे सिक्योरिटी कैमरा लगे हुए थे, दूर दूर तक कई कैमरे। मैं जान गया था कातिल को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, बस हमें सबूत एक एक करके इकट्ठा करने थे। इसी के साथ आसपास वाले घरों में जाकर भी लोगों की गवाही लेनी थी। हम धीरे धीरे आसपास पहले घरों की तरफ जाने लगे। इंस्पेक्टर जय नीचे ही खड़े जो सामने वाले गवाह थे उनसे बातें कर रहे थे, जो यहाँ से निकल रहे थे जिन्होंने कातिल को देखा। सबसे पहले मैं घरों में गया। घरों में कई लोग टीवी देख रहे थे।
उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सड़क पर क्या हो रहा है। ऐसे लोगों की गवाही से कोई फायदा नहीं होने वाला था। मुझे वो लोग चाहिए थे जो बालकोनी में खड़े हों या खिड़की से बाहर की तरफ देख रहे हों। उनकी गवाही से काफी ज्यादा फायदा हो सकता था। वहां पर 3 आदमी मिल ही गए जो खिड़की से बाहर की तरफ देख रहे थे। अलग अलग घरों के ये तीनों इंसान हमारे बहुत काम आ सकते थे और उन्होंने ये तक बताया कि उन्हें चेहरे याद है। वो एक आदमी था जिन्होंने इन दोनों को गोद गोद कर मारा है। उसने एक पैंट और शर्ट पहनी हुई थी जिसका रंग लाल था। मैं थोड़ा सा हैरान हो गया। इस तरह के भड़कीले कपड़े पहनकर कोई सड़क के बीचों बीच किसी को मारकर चला गया और वहां पर किसी ने उसे पकड़ा नहीं। लोग काफी डरपोक हो गए हैं। मदद करना चाहते तो कर सकते थे। आखिर ऐसे क्या हालात बन गए कि किसी ने मदद तक नहीं की और उसे पकड़ा तक नहीं। वो किधर भागा वो भी ज्यादा लोगों को पता नहीं था। चलो धीरे धीरे केस देखते हैं, तब पता चलेगा यहां पर हुआ क्या है। उन्हें पुलिस स्टेशन पहुंचाया गया क्योंकि उनकी गवाही लेनी थी। सबने एक जैसी गवाही दी। अब उनसे एक चेहरा बनवाना था जो उस कातिल का होता। वहां सड़क पर भी कई गवाह मिले थे, वो भी बहुत मदद कर सकते थे। सब एक जैसा चेहरा बनाते तो ज्यादा अच्छा बनता और फिर तो कातिल को पकड़ना काफी ज्यादा आसान हो जाता। वहां सड़क पर और भी कई सबूत मिले थे। उन सबूतों में खास तौर पर जूते के निशान, एक जली हुई सिगरेट जो उन 2 मरे हुए लोगों के पास पड़ी थी, इसी के साथ एक बर्तन जिस पर उंगलियों के निशान थे। वो चाकू भी वहीं पर पड़ा था, उस पर भी उंगलियों के निशान होंगे। पास में ही और भी बहुत सारा सामान था, उन सब को भी सीज कर लिया गया था और वहां हर सामान को एक डिब्बे में रखा गया था, जबकि कई बैग्स में रखा गया था। वो ट्रांसपेरेंट बैग्स थे जिसे मैं आसानी से देख सकता था। उन्हें फॉरेंसिक लैब में पहुंचा दिया गया था। अभी का काम यह था कि उन मृत लोगों की पहचान करनी थी। आखिर वो कौन थे, कहां से आए थे और दोनों को किसी ने मारा होगा तो जरूर ही कोई दुश्मनी तो जरूर होगी, किसी से लड़ाई हुई होगी। हर ऐसी चीज के बारे में जानना था और मुझे पता लगा पास की ही यूनिवर्सिटी से वो यहां पर आए थे। वो वहां पर पढ़ा करते थे और एक खास बात, कुछ ही घंटे पहले उनकी लड़ाई प्रोफेसर वाघेला से हुई थी। प्रोफेसर वाघेला वहीं पर पढ़ाया करते। अब मुझे प्रोफेसर वाघेला से मिलना था। मैं सीधा उनके घर पहुंच गया था और मैं जैसे ही वहां पर पहुंचा, वो जैसे जानते थे कि मैं यहां पर आ रहा हूं। उन्होंने मुझे पहले ही पहचान लिया। वो मुझे टीवी पर देख रहे थे। शहर में ये खबर छा चुकी थी, हर न्यूज़ चैनल पर ये खबर चल रही थी। मैं उनसे पूछताछ करने लगा कि उनकी लड़ाई कैसे हुई। इसके बाद उनके जवाब काफ़ी अलग से थे। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई उन स्टूडेंट से हुई नहीं। कॉलेज में कई लोग ये कह रहे थे कि उनकी लड़ाई हुई है, लेकिन वो तो उनसे लड़े ही नहीं थे। वो खुद हैरान थे। उन्होंने अगर उन दोनों से लड़ाई नहीं की थी तो कई लोग वहां पर चश्मदीद गवाह बनकर ये क्यों कह रहे थे कि उन्होंने लड़ाई की थी। जरूर ही प्रोफेसर वाघेला झूठ बोल रहे थे। मुझे सबसे पहले उन्हीं पर शक होने लगा, लेकिन उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा थी और जो 2 मृत इंसान वहां पर हमें मिले थे वो हट्टे कट्टे थे। ये आसानी से उन दोनों को मारकर वहां से भाग नहीं सकते थे। वो मुकाबला तो करते। वहां मुकाबला करने के कोई निशान नहीं थे। मुझे शक तो हो रहा था, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उन दोनों को मार सकते हैं, वो भी अकेले। अब मैं पूछताछ करके दोबारा पुलिस स्टेशन आ चुका था और वहां पर चश्मदीद गवाह वो स्केचेस बनवा रहे थे। वो उस इंसान के थे जिसने उन दोनों को मारा था। ये आसानी वाला काम था। इसके बाद मैं वहां पर यह जानने की कोशिश करने लगा कि वो दोनों क्या काम करते थे और खास चीज किसी से दुश्मनी क्यों हो सकती है। मैं उस यूनिवर्सिटी में बहुत लोगों से मिला। वो सब यही बता रहे थे कि वो प्रोफेसर वाघेला के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे। उनमें बहस आमतौर पर हुआ करती थी क्योंकि वो कई खास प्रोजेक्ट्स पर काम किया करते। कॉलेज में वो नए नए एक्सपेरिमेंट किया करते और वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता, इसलिए उनकी बहस होती रहती।
लेकिन प्रोफेसर वाघेला उन्हें अपने बच्चों की तरह समझते थे। जैसी लड़ाई की वहां बात हो रही है, वैसी लड़ाई तो उनकी हर महीने हुआ करती। 1-2 दिन तक वो लड़ते, उसके बाद फिर से इकट्ठा हो जाते। अब मैं उन पर थोड़ा सा कम शक करने लगा था। अब वहां पर सब चश्मदीद गवाहों ने उस स्केच को पूरा करवा लिया था। हर किसी का स्केच एक जैसा ही लग रहा था और मैं उन स्केचेस को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया। सबके स्केच एक जैसे और वो प्रोफेसर वाघेला जैसे दिख रहे थे। सबका यही कहना था, प्रोफेसर वाघेला ने बीच सड़क पर उन 2 लोगों को मारा था। प्रोफेसर वाघेला बूढ़े थे, लेकिन वो दोनों जैसे सड़क के बीचों बीच सन्न से हो गए थे। वो हिल नहीं रहे थे। आसपास से आती गाड़ियां बार बार हॉर्न मारे जा रही थी, लेकिन वो हिल नहीं रहे थे। प्रोफेसर वाघेला वहां पर आसानी से आए और उन्होंने उन दोनों का कत्ल कर दिया। ये काम बहुत आसान था। मेरे लिए और भी आसान काम हो गया। प्रोफेसर वाघेला ने ही ये कत्ल किए थे। इंस्पेक्टर जय भी मेरी आंखों की तरफ देख रहे थे। हमें सबसे पहले जाकर प्रोफेसर वाघेला को पकड़ना होगा, उनसे पूछताछ करनी होगी और वो जुर्म कबूल लेंगे। इतना आसान केस। मैं ये सोचकर बैठा था कि प्रोफेसर वाघेला को पकड़ेंगे और केस खत्म हो जाएगा, लेकिन आगे ऐसा मोड़ आएगा, मुझे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं था। प्रोफेसर वाघेला को पुलिस स्टेशन लाया गया। लॉकअप में उनसे बातचीत की गई और वो अपना जुर्म मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। उनका कहना था कि वो तो एक कैफे में बैठे कॉफी पी रहे थे। जिस समय ये कत्ल हुए वो उस चौराहे पर मौजूद ही नहीं थे। मुझे पता है कातिल इसी तरह से बातें घुमाते हैं, लेकिन हमारे पास तो सबूत है। हम कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर लेंगे, उसमें पता लग ही जाएगा। हमने वहां चौराहे पर लगे कैमरे की कई रिकॉर्डिंग्स चेक की। उसमें प्रोफेसर वाघेला की तस्वीरें साफ साफ नजर आ रही थी। हर सुई उनकी तरफ जा रही थी और उनके बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन एक ही गड़बड़ थी। उन सब रिकॉर्डिंग्स में उन्होंने मूछें लगाई हुई थी, एक टोपी पहनी हुई थी, एक चश्मा था। उनकी चाल पहचान में आ रही थी, लेकिन चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। इस तरह से कई लोग भेष बदलकर ऐसे कत्ल करते हैं, लेकिन शक तो उन पर पूरा ही जाता है। इसके बाद हमें उस कैफे की रिकॉर्डिंग चेक करनी थी, क्योंकि कातिल के नजरिए से भी हमें पता करना जरूरी है। उसके सामने सच साबित करेंगे तो वो खुद ही बोल पड़ेगा सच क्या है। हमने वहां उस रेस्टोरेंट की रिकॉर्डिंग निकलवाई, उसे देखा और सभी पुलिस वाले सन्न हो गए। सच में प्रोफेसर वाघेला उस समय उस रेस्टोरेंट में बैठे थे। वो कॉफी पी रहे थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जिसने कत्ल किया वो भी प्रोफेसर वाघेला जैसा ही लग रहा था। हमारे लिए अब पेच उलझते जा रहे थे और ऐसा मोड़ आएगा मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था। ये प्रोफेसर वाघेला थे। वो बिल्कुल कैमरे की तरफ चेहरा करके बैठे हुए थे, जैसे उन्हें पता हो कि ये कैमरे में उनकी रिकॉर्डिंग आएगी। वो बार बार कॉफी का कश पीते रहे। लगभग 2 घंटे तक वो रेस्टोरेंट में बैठे रहे। उन्होंने कई कॉफी पी, कई सारे सैंडविच खाए और 2 घंटे वो जैसे अपनी तस्वीर खिंचाते रहे हों। मुझे उन पर शक था, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि वो उस समय वहां पर मौजूद हों, इसी के साथ वो चौराहे पर भी पहुंच जाएं? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उन रिकॉर्डिंग्स की दोबारा से जांच करनी होगी, कहीं उससे छेड़छाड़ तो नहीं हुई। मुझे ये जानना ही होगा। प्रोफेसर वाघेला को भी छोड़ दिया गया था, क्योंकि उन पर शक जरूर था, लेकिन अब यह साबित हो गया था कि वो तो उस रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। मैंने उसके बाद रिकॉर्डिंग्स की भी पूरी तरह से जांच कर ली। वो सही थी। वो वहीं पर उस रेस्टोरेंट में बैठे कॉफी पिए जा रहे थे और उनके जैसे दिखने वाले ने ये कत्ल किए। वो अब भी यही कहती रही कि कॉलेज में उनकी लड़ाई उन दोनों से हुई नहीं। जरूर ही जो उनके जैसा दिख रहा है वो कॉलेज में भी आया होगा और उन दोनों से लड़ाई करके गया होगा। मुझे कॉलेज की रिकॉर्डिंग्स भी चाहिए थी। जरूर वहां से हमें कोई ना कोई नया हिंट मिल सकता है। मैंने उसे भी मंगवा लिया। मैं उसे ध्यान से देखे जा रहा था।
सच में वो प्रोफेसर वाघेला जैसे दिखने वाला ही था। सर के ऊपर बाल भी बिल्कुल वैसे, उनके सर पर थोड़े से बालों की कमी थी, वो भी बिल्कुल वैसी ही, कपड़े पहनने का तरीका भी वैसा ही, चाल भी वैसी ही। और अलग अलग जगह की रिकॉर्डिंग में ये साफ हो गया ये प्रोफेसर वाघेला नहीं थे। बिल्कुल उनके जैसे दिखने वाला वो इंसान उन दोनों से उस दिन लड़ाई करके गया। उसी वक्त प्रोफेसर वाघेला उस यूनिवर्सिटी की उस कैंटीन में बैठे चाय पी रहे थे, वो भी रिकॉर्डिंग में आ गए थे। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? कोई उनके जैसा दिखता है और कॉलेज में आ गया, किसी को पता नहीं चला। अब तक प्रोफेसर वाघेला को ये पता नहीं चला कि उनके जैसा कोई दिखता है और शहर में घूम रहा है। यह हमारे लिए परेशानी वाली बात हो गई थी। अब तो सिर्फ फॉरेंसिक रिपोर्ट से ही कोई ना कोई नई चीज सामने आने वाली थी, और ये क्या होने वाली थी हमें उस तरफ देखना था। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ ऐसा सामने आया जिसने हमें हैरान कर दिया। मुझे याद है फॉरेंसिक रिपोर्ट में जूतों के निशान थे जिनकी तुलना की जानी थी। वहां एक चाकू था और भी बहुत सारे सामान पड़े थे। इसी के साथ फटे कपड़ों के निशान भी थे। लेकिन जब बाद में उस पूरे बक्से को देखा गया, उस ट्रांसपेरेंट थैली को देखा गया, वहां से बहुत सारा सामान गायब था। यहां पूरे पुलिस स्टेशन में हड़बड़ी मच चुकी थी। कोई पुलिस स्टेशन के अंदर आकर सामान को लेकर बाहर चला गया और किसी को पता तक नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता है? हर तरफ लोग इसके बारे में बात कर रहे थे और मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई। पुलिस वाले जैसे डर रहे हों। वो ये कह रहे थे कि पैरों के निशान मिले ही नहीं थे। चाकू पर वहां कोई भी फिंगरप्रिंट थे ही नहीं। पहले सच में वो फिंगरप्रिंट थे, मुझे याद है। पैरों के निशान थे। किसी ने कीचड़ से भरे जूते वहां पर लगाए हुए थे, वो निशान मैं भूल नहीं सकता। लेकिन सच में वहां पर कोई निशान थे ही नहीं। ये सब पुलिस वाले कह रहे थे। मैंने सारी रिपोर्ट्स देखी, मैंने सब तस्वीरों को जांचने की कोशिश की। वहां से वो तस्वीरें भी गायब हो चुकी थी जिसमें पैरों के निशान थे। तस्वीरों से भी हम कुछ पता नहीं लगा सकते थे, और फिंगरप्रिंट्स कैसे गायब हो गए, यह हैरानी वाली बात थी। चाकू वहीं पर था, फिंगरप्रिंट्स को मिटाया जा चुका था। कोई यहां अंदर तक आकर ये सब कुछ करके चला गया, किसी को पता तक नहीं चला। हमें अब पुलिस स्टेशन के वो सिक्योरिटी कैमरे की जांच करनी थी, उससे शायद कुछ साबित हो पाता। उसमें कुछ नहीं आया। कोई पुलिस स्टेशन में आया ही नहीं। उस रात कोई भी पुलिस स्टेशन में नहीं आया। जो अंदर थे वही थे, बाहर कोई गया ही नहीं। इंस्पेक्टर जय की ड्यूटी उस समय उस पुलिस स्टेशन में थी। वो वहीं पर फाइलिंग का काम कर रहे थे और वहां पूरे कैमरे में आता हुआ नजर नहीं आया कोई। फिर भी इन सामानों को छेड़ा गया। हमने देखा उस अलमारी को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। सुबह तक वो अलमारी वैसी की वैसी थी, जैसे किसी ने दीवार से कोई छेद किया हो, वहां अंदर अलमारी से सामान निकाला हो और कैमरे की नजर में आए बिना वो सब कुछ बदल दिया। वहां अलमारी को छेड़ा ही नहीं गया, कोई छेद नहीं, कुछ नहीं मिला। आखिर किसी ने अलमारी को कैसे खोल लिया, या किसी ने कैमरे के साथ छेड़छाड़ की? क्या कोई इतना एक्सपर्ट हो सकता है कि कैमरे से ऐसी छेड़छाड़ करता आया हो? अब धीरे धीरे इस केस में एक नया मोड़ आना शुरू हो गया। बाद में सभी सिक्योरिटी कैमरास को जब मैं चेक कर रहा था तो मुझे उसमें भी छेड़छाड़ के निशान साफ नजर आने लगे। पहले कोई गाड़ी उनके कत्ल के वक्त वहां पर नहीं आती नजर आ रही थी। बिल्कुल साफ खाली सड़क पर उन दोनों को मारा गया था। लेकिन बाद में एक गाड़ी जैसे उनके सामने आ गई। एक कैमरे में वो कत्ल होता नजर नहीं आ रहा था अब, जबकि पहले इसी एंगल से ज्यादा साफ नजर आ रहा था कि किसी ने उन दोनों को मारा है। मैं अलग एंगल से देख रहा था तो एक कैमरे में वो रिकॉर्डिंग ही गायब हो चुकी थी। वहां पूरी रिकॉर्डिंग को मिटाया जा चुका था। मैं बाकी कैमरे भी देख रहा था और उसमें भी कई चीजें बदल चुकी थी। वहां बहुत सारे सामान को इस तरह से चेंज किया गया था जैसे कोई बहुत ज्यादा एडवांस टेक्निक लगाकर कैमरे की रिकॉर्डिंग में छेड़छाड़ कर रहा हो। कोई इतना एडवांस हो सकता है?
मैंने अब तक ऐसी टेक्निक नहीं देखी थी। जरूर ही कोई दुनिया का सबसे बेहतरीन हैकर होगा ये। ऐसे काम कैसे कर पा रहा है? और इसके बाद तो और भी अजीब चीजें सामने आना शुरू हो गई। वो स्केचेस जिसे चश्मदीद गवाहों ने बनाया था वो गायब हो चुके थे, बिल्कुल गायब, जैसे साफ हो गए हों किसी ने उन स्केचेस को मिटा दिया था। वो पेपर्स तो वहीं पर थे जिन पर साइन किए गए थे, लेकिन उन स्केचेस को मिटा दिया गया था। कोई हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर तक आ रहा था। वो इस तरह से धीरे धीरे सबूतों को मिटाता जा रहा था और हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए थे। जरूर ही कोई पुलिस वाला हो सकता है। मुझे अब हर पुलिस वाले पर शक होने लगा था। यहाँ कोई बहुत बड़ा आदमी लगता है जो इस तरह से इन फुटेजेस को अल्टर कर रहा है, चेंज कर रहा है। वो पुलिस स्टेशन के अंदर तक आ रहा है, उसकी इतनी पावर है। मुझे अब हर किसी पर शक होने लगा था। मैं इंस्पेक्टर जैसे कह रहा था कि मुझे हर किसी पर शक है, हम किसी को बख्शेंगे नहीं, हर किसी की तलाशी लेंगे, हर किसी पर शक करेंगे। मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर किसी को आते हुए देखना पसंद नहीं है। अगर वो बाहर का हुआ तो मैं सबसे पहले उस पर शक करूंगा। यकीनन पुलिस स्टेशन में कोई आ रहा है और फुटेजेस में मिटाया जा रहा है। कोई बहुत ही एडवांस टेक्निक लगाकर ऐसा कर रहा है। यकीनन ऐसा ही हो रहा है। इसके बाद मेरा अगला काम था दोबारा उन गवाहों को पुलिस स्टेशन में बुलाना। वो घर वाले 3 लोगों को यहाँ पर बुलाना और दोबारा से स्केचेस बनवाना, क्योंकि हमें सबूत इसी तरह से इकट्ठा करने पड़ते हैं। कोर्ट में सब कुछ दिखाना होगा, तभी इस केस में ये सब किया जा पाएगा। मैं सबको पुलिस स्टेशन ले आया था और यहाँ पर वो सब जैसे स्केचेस बनवाने से मना कर रहे थे। हर कोई मुकरता जा रहा था कि उन्होंने कातिल को देखा तक नहीं। मुझे अब बहुत बड़ी प्लानिंग सामने आनी शुरू हो गई। सड़क के बीचों बीच किसी ने 2 लोगों को मार दिया जो प्रोफेसर वाघेला जैसा दिख रहा था। अब लोग इस बात को बताने से भी डरने लगे थे। मैं एक एक करके सबसे पूछताछ करने लगा। मुझे उनके चेहरे पर डर नजर नहीं आया, बल्कि सच में जैसे वो सब भूल गए थे। वो नाटक कर रहे थे, मैं जानता था। ऐसे कैसे भूल सकते हैं? एक घटना हुई और वो भूल गए। इतना कोई भी एक्सपर्ट नहीं हो सकता हैकिंग में कि वो दिमाग की हैकिंग कर सके। लेकिन वहां सच में कोई भी गवाही देने को मान नहीं रहा था। वो सब बचना चाहते थे। वो बिल्कुल स्केच बनवाने से मना कर रहे थे। सबका कहना था कि वो तो उस समय खिड़की पर देख ही नहीं रहे थे। जो लोग सड़क पर थे उनका कहना था कि वो दूसरी तरफ देख रहे थे। हर कोई मुकर चुका था और मुझे इसकी भी जांच करनी थी। उनके सामने उनकी फुटेज दिखाऊंगा तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। अब इस फुटेज को मैंने संभाल कर रखा हुआ था। उस फुटेजेस को मैंने चलाया, खिड़की की तरफ भी देखा और नीचे भी देखा। ये फुटेज भी बदल चुकी थी। हर एक जो उस समय उस कत्ल को देख रहा था वो सब किसी और तरफ देखना शुरू हो गए थे। इस फुटेज में उन सब के साथ जैसे कोई ना कोई खड़ा होकर बात करता नजर आने लगा था। पहले वहां पर 7 से 8 लोग नजर आ रहे थे, लेकिन अब इस फुटेज में बहुत सारी भीड़ आ गई थी, बहुत सारी गाड़ियां आ गई थी। इस फुटेज में और ज्यादा चेंजेस आ गए थे। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? कोई इतना एक्सपर्ट? वो एक एक करके सबूत मिटाता जा रहा है। उसके पास इतनी पावर है कि लोग उससे डरते हैं। कौन हो सकता है वो? वहां फुटेज में भी सब सबूत मिटाए जा चुके थे और फॉरेंसिक लैब में भी उस डिब्बे में ज्यादातर सबूत बिल्कुल काम के नहीं थे। सब कुछ जैसे बदलता जा रहा था। इतना आसान सा केस जैसे बदल चुका था। और फुटेज इस तरह से कोई अल्टर कैसे कर सकता है? जैसे लोगों को वहां पर लाकर खड़ा कर देता है, जैसे किसी और दिन की फुटेज वहां पर वो बना देता है। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? कोई इतना एक्सपर्ट कैसे हो सकता है? मुझे लग रहा था कि पुलिस स्टेशन में सब लोग मिले हुए हैं। मुझे सब पर शक होना शुरू हो चुका था। यकीनन एक इंसान ऐसा नहीं कर सकता। ये बहुत लोगों की भीड़ होगी, बहुत लोग मिले हुए हैं। एक एक करके सब लोग चीज़ों को बदल रहे हैं।
जैसे सब कुछ बदलता जा रहा है। लेकिन अब मुझे सब पर शक था। मैं उन लाशों को दोबारा देखना चाहता था। मैं शुरू से शुरुआत करना चाहता था। मैं खुद ही सबूतों को इकट्ठा करना चाहता था। किसी को बताऊंगा तक नहीं, अकेले काम करूंगा। यकीनन इससे फायदा जरूर होगा। मैं अब इंस्पेक्टर जय को भी नहीं बताने वाला था, क्योंकि मुझे उस पर भी शक होने लगा था। वो ही मेरी हर चाल को जानता है। मैं क्या करने वाला हूं वो जानता है, जैसे हर चीज होने से पहले उसे पता लग रही है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। मैं किस पर ज्यादा शक करता हूं? मैं सिर्फ इंस्पेक्टर जय को बताया करता था। अब मुझे उस पर शक होने लगा था। मैं उन लाशों के पास पहुंच चुका था। उन लाशों के कपड़ों को देख रहा था। वहां पर कुछ ना कुछ तो मुझे मिलेगा। मुझे एक लाश के ऊपर टी शर्ट का एक हिस्सा फटा हुआ मिला। वहां जैसे किसी ने खींच कर फाड़ा होगा। यकीनन थोड़ी बहुत हाथापाई होने की कोशिश तो हुई होगी। इसके बाद मैं उनकी जेब को भी देख रहा था, शायद कोई चीज रह गई हो। सच में उनकी जेब में मुझे बहुत सारा सामान मिला। कुछ अंगूठियां थी, जबकि कुछ फटे कटे से कपड़े। वहां जेब में इतना सारा सामान छोड़ दिया गया। आखिर पुलिस वालों ने उन्हें सबूत क्यों नहीं बनाया? यहां लाशों के कपड़ों में यह सामान अब मिल रहा है, जबकि इन्हें पहले ही निकाल लेना चाहिए था। मैंने वो सारा सामान अपने पास रख लिया। मैंने किसी को बताया तक नहीं और मैं पुलिस स्टेशन में वापस आ गया। अब मुझे किसी को बिना बताए उसकी तफ्तीश करनी थी। इसी के साथ पुलिस स्टेशन में भी मुझे अलग अलग कमरों में जाकर देखना था। कैसे कोई अंदर तक आकर सामान बदल सकता है? आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? यकीनन यहाँ पर फुटेज बदली जा रही है, लेकिन जो यहाँ आना चाहता है वो तो आ रहा है ना। आखिर पुलिस वाले वो सबूत क्यों नहीं ढूंढ रहे? वो गवाही क्यों नहीं दे रहे कि कोई यहाँ पर आया था? उस रात इंस्पेक्टर जय यहीं पर थे। कोई यहाँ पर आकर अलमारी में सामान बदल कर चला गया और इंस्पेक्टर जय को पता तक नहीं चला, जबकि उस अलमारी को खोलने पर बहुत ज्यादा आवाज आती है। हर कोई परेशान है। इंस्पेक्टर जय अपने कमरे में काम कर रहे थे। उन्हें पता तक क्यों नहीं चला, या उन्हें पता चला था लेकिन उन्होंने हरकत नहीं की ताकि कोई शक ना करे। मैं एक एक करके हर किसी के कमरे की तलाशी लेने लगा और जैसा मुझे लग रहा था वैसा ही हुआ। इंस्पेक्टर जय के कमरे की उस अलमारी में मुझे बहुत सारा सामान मिला। वैसा ही चाकू जैसा हमने फॉरेंसिक लैब में भेजना था। वो जूते के निशान, वो स्केचेस वहां पर पड़े हुए थे। मुझे बिल्कुल अलग नहीं लगा। मुझे पहले से शक था ये इंस्पेक्टर जय ही हैं जो सब कुछ बदल रहे हैं, और ये सब कैसे कर रहे हैं मुझे इसके बारे में पता करना था। अभी मुझे अनजान बनकर ही रहना है। लेकिन मुझे अंदर से इंस्पेक्टर जय पर शक हो चुका है। बाहर से बस मुझे दिखाना नहीं है। मुझे चुपचाप यहां से बाहर निकलना है ताकि कोई शक ना करे। मैं अब इंस्पेक्टर जय के साथ हर जगह जा रहा था, तफ्तीश के लिए जा रहा था, और सच में वैसा ही हो रहा था। हम जिससे भी बात करते वो अपनी बातों से बदल रहा था। हम जिस भी फुटेज की जांच करते वो भी बदली जा चुकी थी। जैसे कोई हर किसी को धमका रहा है, फुटेज चेंज कर रहा है, और ऐसा इंस्पेक्टर जय आसानी से कर सकते हैं। उनकी इन चीज़ों पर पहुंच है। लेकिन उनके साथ कौन कौन मिला हुआ है? क्या सब पुलिस वाले उनके साथ मिले हुए हैं? मुझे इस चीज़ का पता लगाना है, क्योंकि अगर कोई सड़क के बीचों बीच दो लोगों को मार कर भी बचने के हालात तक पहुंच गया है तो वो मुझे भी आसानी से मार सकता है। कोई शक तक नहीं करेगा। वो सबूतों को मिटा देंगे। मुझे ध्यान रखना है। मुझे अपनी जान भी प्यारी है। अब मैंने उन सब फुटेजेस की कॉपी अपने पास रख ली थी ताकि कोई उसे बदल ना सके। उन फुटेजेस की कॉपी मेरे पास होगी तो सबूत मेरे पास होगा। उन्हें कोई बदल नहीं सकता। पहले मैंने उन सब की कॉपी नहीं बनवाई थी, बल्कि वो इंटरनेट से जुड़े हुए थे। मैं इन सब कॉपीज को इंटरनेट से नहीं जोड़ूंगा और घर के कंप्यूटर को भी इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे शक है कोई बहुत बड़ा हैकर इस तरह से फुटेजेस को बदल रहा है। यकीनन वो वैसा ही कर रहा है। अब मैं घर पर भी लॉक लगाकर रखूंगा और इन फुटेजेस की कॉपीज बनाता जाऊंगा। बहुत सारी अलग अलग जगह पर छिपा कर रखूंगा।
कोई जान ना पाए कि मैंने कितनी फुटेज की कॉपी बनाई हुई है। यहाँ पर मुझे हर किसी पर शक है। कोई मेरे घर के अंदर आकर मेरे कंप्यूटर को खोलकर फुटेज को बदल सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन मुझे अब दिमाग लगाना है। सामने वाले का दिमाग बहुत तेज है। ये यकीनन इंस्पेक्टर जय हैं। उनका इतना तेज दिमाग है, मैं अब तक पहचान नहीं पाया। अब मैं घर पर उन फुटेजेस में कुछ नए क्लू ढूंढ रहा था। अगर उन्हें बदला भी गया है, फिर भी कोई ना कोई क्लू तो मिलेगा। कहीं से शक की शुरुआत होगी, कहीं कुछ नया। मैं उस सड़क की फुटेज बार बार देख रहा था। हर कैमरे में अब तो जैसे सब कुछ बदल गया था। वहां बहुत सारी गाड़ियां उसके आसपास जैसे आकर रुक गई थी, जैसे उस कत्ल को छिपाने की कोशिश हो रही हो। जैसे उस फुटेज में उन गाड़ियों को डाला गया था। मैं ढूंढ रहा था किसी ने एडिटिंग की होगी, कोई मिस्टेक तो की होगी। वहां कोई मिस्टेक नहीं मिल रही थी। वहां सब लोग जैसे बदल गए थे। दोबारा जैसे वही सीन क्रिएट किया गया हो, इस बार थोड़ा सा अलग। ऐसा कैसे कोई कर सकता है? कैसे कोई डुप्लीकेट बना सकता है? क्या कोई ऐसे मास्क बना रहा है जो बिल्कुल लोगों की शक्लें बना देते हैं और वैसा सीन क्रिएट कर कर पूरी फुटेज बदल देते हैं? आखिर इतना बड़ा राज कैसे कोई कर सकता है? फिर भी कोई गलती तो की होगी उसने। मैं उस फुटेज में अलग अलग तरफ देख रहा था और मुझे बहुत बड़ी गलतियां नजर आना शुरू हो गई। वहां पर जो भी गाड़ी चारों तरफ से आकर उस कत्ल को छिपाने की कोशिश कर रही थी, उनके ड्राइवर की शक्ल प्रोफेसर वाघेला से मिल रही थी। वहां जैसे बहुत सारे प्रोफेसर वाघेला थे। उन खिड़कियों पर उन लोगों से बात भी प्रोफेसर वाघेला जैसे दिखने वाले लोग कर रहे थे। उनके चेहरे उल्टी तरफ घुमा दिए गए थे, लोगों से बात करते हुए जैसे उनके चेहरे उस तरफ होने ही नहीं दिए। कई लोग चीख के कारण उधर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डर कर उन जैसे दिखने वालों ने उन्हें पकड़ लिया, गाड़ियों को उस तरफ लगा लिया। जैसे बहुत सारे प्रोफेसर वाघेला वहां पर घूम रहे थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही समय पर इतने सारे लोग, या ये सिर्फ एक ही है जो फुटेज की एडिटिंग करवा रहा है? लेकिन कैसे कर सकता है कोई? लेकिन उसके बाद एक खास फुटेज जिस पर मेरा पहले शायद ध्यान ही नहीं गया था, वो उस कॉलेज की थी। उस दिन प्रोफेसर वाघेला जैसा दिखने वाला उन दोनों से लड़ाई करके गया था। वो किधर गया था, मैं ये देखने लगा। मैंने देखा वो जैसे गेट से बाहर निकला, वहां वो किसी से मिला, उससे उसने हाथ मिलाया था और वो कोई और नहीं, इंस्पेक्टर जय थे। इंस्पेक्टर जय उससे मिले थे और मेरा शक अब यकीन में बदल गया था। इस सबूत से मैं उन्हें पकड़ तो नहीं सकता, उन्हें फंसा तो नहीं सकता, लेकिन मेरा शक यकीन में बदल चुका है। इंस्पेक्टर जय इतनी बड़ी साजिश रच रहे हैं, लेकिन वो कैसे कर रहे हैं इसका मुझे पता लगाना है। यहाँ तो खिचड़ी बहुत ही गहरे रंग की होनी शुरू हो गई है और मुझे ये बिल्कुल साफ साफ देखनी है। मुझे अब इंस्पेक्टर जय पर शक था और गुस्सा भी था। उन्हें सच तो बोलना होगा। मैं उन्हें इमोशनल कर दूंगा, मैं उनसे लड़ाई करूंगा। मैं सीधा पहुंच गया इंस्पेक्टर जय के पास। ये वक्त रात के 9 बजे का था और मैं उन पर चिल्लाना शुरू हो गया। तुम्हारी गलती है, तुमने ये कत्ल किए हैं और तुम किसी हैकर को जानते हो। यकीनन तुम इतनी बड़ी चाल चल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मुझे तुम बता सकते थे। तुमने उनको क्यों मारा? आखिर ये कत्ल तुमने क्यों किए? इंस्पेक्टर जय मेरी तरफ देख रहे थे। वो ये जानना चाहते थे कि मुझे उन पर शक क्यों है, आखिर मैं उन्हें फंसाना क्यों चाहता हूं। मैं उन्हें बात बात पर बार बार ये धमकी दे रहा था कि मैं सबको बता दूंगा ये कत्ल तुमने किए हैं। वो मुझसे जानना चाहते थे आखिर मुझ पर शक कैसे हुआ। तो मैंने उन्हें कहा कि तुम्हारी अलमारी से वो सारे सबूत मिले हैं, मैंने वो सारे सबूत खुद देखे हैं। जबकि वहां उस कॉलेज से बाहर जब वो हम शक्ल निकला तो तुमने उससे हाथ मिलाया था। उसके बाद इंस्पेक्टर जय कहने लगे, हाँ मैंने मिलाया था। मैं उस समय वहां से निकल रहा था क्योंकि किसी ने मुझे वहां पर बुलाया था कि कोई गड़बड़ होने वाली है, इसलिए मैं वहां पर गया था
और उस आदमी ने मुझसे हाथ मिलाकर कहा था, जी हाँ, मैंने फ़ोन किया था, आप ज़रा अंदर रुकिए, मैं 1 मिनट में आता हूँ। मैं जैसे ही अंदर गया वो दोबारा मुझसे मिला ही नहीं। मुझे अब याद आ रहा है वो प्रोफेसर वाघेला जैसा दिखता था, लेकिन पहले ये बात मुझे याद आई ही नहीं। मैं इंस्पेक्टर जय की आंखों में देख रहा था। मैं उनको 10 सालों से जानता था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो सच बोल रहे हैं, जबकि मेरे सामने सबूत था। उन्होंने झूठ बोला था। वो ये बात पहले भी तो बता सकते थे कि वो प्रोफेसर वाघेला से मिले हैं। आखिर ये राज उन्होंने क्यों छिपाया? मैंने इंस्पेक्टर जय को बहुत इमोशनल किया। वो तो जैसे ये सब सच मान ही नहीं रहे थे। मैं उनको इतने सालों से जानता हूं, वो इतना बदल कैसे सकते हैं? वो सच बता रहे थे, लेकिन कैसे पहले उन्हें याद ही नहीं आया। क्या कोई उनके दिमाग को भी हैक कर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? दिमाग को कोई कैसे हैक कर सकता है? यह केस सच में भूत प्रेत के केस से भी ज्यादा उलझा हुआ है। मैं उनसे बात कर रहा था, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे खिड़की से कोई हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहा है। मुझे किसी का चेहरा नजर आया। मैं जानता था यहां कुछ गड़बड़ चल रही है। कोई इंस्पेक्टर जय को फंसाने की कोशिश कर रहा है। कितनी आसानी से उन्होंने सारे सबूत अपने अलमारी में रखे हुए थे। वहां कोई भी उसे खोल सकता था और शक उन पर जाता। उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता था। कैसे उस कॉलेज की फुटेज में वो पहले नहीं थे, बाद में आए? मैंने पहले भी तो ये देखी होगी। वो बाहर गया होगा जिसने उन दोनों से लड़ाई की थी। मैंने इस फुटेज को पूरा देखा होगा। पहले मुझे इंस्पेक्टर जय नजर क्यों नहीं आए थे? शायद इस फुटेज को भी बदला गया। शायद इंस्पेक्टर जय की याद को भी बदला गया, लेकिन कैसे? कोई हमारी बातें सुन रहा था। उस खिड़की पर वो चेहरा बार बार थोड़ा सा हिल रहा था। मैंने बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं किया। मैंने बिल्कुल उसे शक होने नहीं दिया। मैं बातें करता गया और इंस्पेक्टर जय को भी इशारा किया, कोई घर के बाहर है। ये इशारा खास था कि उसे पकड़ना है। इंस्पेक्टर जय भी मुझसे लड़ने लगे, मुझे धक्के मारने लगे। यही हमारी प्लानिंग होती है। जब भी कोई खतरा होता है तो हमें अजीब सी हरकतें करनी होती हैं ताकि हम प्लान बना सकें, सोचने का समय मिल सके। हम ऐसा करने लगे। वो मुझे खिड़की के पास लेकर गए और एक तरफ भागकर कुछ सामान उठाने के लिए, मेरे सर पर मारने के लिए इस तरह का नाटक करने लगे और उन्होंने दरवाज़ा खोला और वो खिड़की की तरफ भागना शुरू हो गए। वो इंसान जो हमें घूर रहा था, हमारी बातें सुन रहा था, उसे शक ही नहीं हुआ कि इंस्पेक्टर जय उसके पीछे पड़ चुके थे। वो भागना शुरू हो गया। मैं भी उस खिड़की को खोलकर बाहर की तरफ भागने लगा। हम दोनों उसका पीछा कर रहे थे। वो थोड़ा ज़्यादा उम्र का लग रहा था। उसकी भागने की रफ्तार कम थी और हम उसे आसानी से पकड़ने वाले थे, लेकिन उसकी मदद के लिए भी लोग जैसे वहां पर मौजूद थे। बार बार कोई गाड़ी हमारे सामने आ जाती। एक ट्रक तो हमें कुचलने वाला था। हम उससे बड़ी मुश्किल से बचे। बार बार जैसे उसे कोई बचा रहा था। किसी घर से कोई फ्रिज गिर जाती और वो हमारे सर पर ही गिरने वाली होती। हम किसी तरह से बच गए। हम वहां उस गेट के पास जैसे ही पहुंचे, किसी ने अंदर से ताला लगा लिया। वो जैसे पहले से तैयार था कि वो आदमी वहां निकलेगा और वो ताला लगा लेगा। कोई हमसे भी एक कदम आगे हो रहा था, लेकिन कैसे कोई इतनी ज्यादा प्लानिंग कर सकता है इतने ज्यादा लोगों के साथ? ये इंस्पेक्टर जय भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मेरे दिमाग का दही हो चुका था। उस रात मैं घर पर आया और उस फुटेज को बार बार देखने लगा। ये फुटेज बिल्कुल बदली नहीं जा सकती थी, लेकिन वो भी बदल चुकी थी। वहां पर जब कत्ल हुआ तो पहले कम लोग थे, अब 3-4 लोग और अलग अलग रंग के कपड़ों में वहां पर मौजूद थे। कोई मेरे घर के अंदर आकर उस फुटेज को बदल चुका था। मैंने उसकी कॉपीज अलग अलग जगह से निकाली। कुछ को मैंने सोफे के नीचे छिपाया हुआ था और कुछ को पंखे के ऊपर रखा हुआ था। कई अलग जगह पर मैंने उन फुटेजेस को छिपाया हुआ था। हर फुटेज को देखा मैंने। हर फुटेज बदली जा चुकी थी। कैसे हो सकता है कोई सब कुछ जानता है?
कोई जैसे मेरे बारे में भी जानता है कि मैं चीज़ें कहाँ छिपा सकता हूँ। कोई मेरे दिमाग को पढ़ सकता है, लेकिन कैसे कैसे वो ये सब कैसे कर रहा है? वो कौन है? मैं सोचता रहा। उस रात 12 बजे तक मेरा दिमाग जैसे हिलने लगा था। शायद मुझे ऐसा लगा मैं पागल होने लगा हूँ। शायद ये साधारण केस हो, मेरा दिमाग ऐसे बना रहा है। शायद सब लोग सही हों, मैं ही पागल हूँ। शायद ऐसा हो सकता है। तभी मुझे याद आया वो केस जिसमें वो लड़का गायब हो चुका था। जब मैं उसके गायब होने का कारण ढूंढ रहा था तो मुझे पता लगा था बाहर से कोई उसे पैसे भेज रहा है। जब मैंने उस सब का पता लगाया था तो मुझे पता लगा था जो लड़का गायब हुआ था वो गायब होकर इतिहास में चला गया था। इतिहास में उसने जिंदगी जी थी और वो बूढ़ा इंसान जो बाहर से पैसे भेज रहा था उसे, वो कोई और नहीं बल्कि खुद वो लड़का था जो इतिहास में पहुंचकर अपनी जिंदगी जीकर बूढ़ा हुआ था। इसी हालात में ये चीजें बदली जा सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही किया जा सकता है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई इतिहास में उस फुटेज को बदल देता है तो मुझे भविष्य में भी वो फुटेज बदली हुई मिलती है। भले ही मैं हजारों कॉपीज बना लूं, वो फुटेज बदल जाती है। इतिहास में लोगों के दिमाग से उस चीज को बदल दिया जाता है, उन्हें उस तरफ देखने ही नहीं दिया जाता, तो फुटेज भी बदली जाएगी, उनके दिमाग भी। किसी सबूत को मिटाने का अच्छा तरीका क्या होता है? हमारे पुलिस स्टेशन में कभी कोई आया ही नहीं। वो सारे सबूत अपने आप गायब नहीं हुए, बल्कि इतिहास में उन सबूतों को मिटा दिया गया। भविष्य में भी वो गायब हो गए। वो स्केचेस गायब हुए थे, ना कि किसी ने चुराए, क्योंकि उन लोगों के दिमाग से ही वो इतिहास में मिटाया गया। उन्हें किसी और तरफ देखने को मजबूर किया गया। गाड़ियों को इतिहास में जाकर दोबारा सामने उस कत्ल के लाया गया, तो वो इतिहास में फुटेजेस भी बदल गई। मैं जान गया था ये क्या हो रहा है। मैं जान गया था, और मेरे दिमाग में सबसे पहला शक भी प्रोफेसर वाघेला पर आया, क्योंकि जो भी ये सब कर रहा है उसकी शक्ल प्रोफेसर वाघेला से मिलती है। क्या वो ऐसा नहीं कर सकते? उनके साथ लोग मिले हुए ही नहीं हैं, वो ये सब अकेले कर रहे हैं। उस दिन इंस्पेक्टर जय के घर पर जरूर ही वो प्रोफेसर वाघेला थे जो हमें झांक कर देख रहे थे, इसीलिए उन्हें भागने में मुश्किल हो रही थी। और जो उनकी मदद कर रहा था वो फ्रिज फेंक रहा था, वो ट्रक लेकर सामने आ रहा था, वो गाड़ी लेकर आ रहा था, वो कोई और नहीं, वो भी प्रोफेसर वाघेला ही थे। वो बार बार अपने रूप इतिहास में लेकर आते, अलग अलग समय में। एक ही समय में वो अपनी कई छवियां बना सकते थे। अलग अलग समय से आकर वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे उनको एक एक चीज का पता चल रहा था जो उन्हें फंसा सकती है, वो इतिहास में आकर मिटाने की कोशिश करते। इसी तरह से उस फुटेज में कई गाड़ियां आईं जिन्हें वही चला रहे थे। उन लोगों को बुलाने वाले लोग भी प्रोफेसर वाघेला ही थे, जो अलग अलग समय से इतिहास में आए और लोगों का ध्यान भटकाया। उन 3 लोगों के घरों पर भी प्रोफेसर वाघेला अलग अलग समय से आए, उन्हें बात करने पर मजबूर किया। वो दोबारा इतिहास में गए थे इंस्पेक्टर जय से बात करने के लिए। इंस्पेक्टर जय को फ़ोन करके उन्होंने उसी यूनिवर्सिटी में बुलाया था, उनसे हाथ मिलाया था, उन्हें फंसाने की कोशिश की थी। पूरे के पूरे केस को मैं समझ चुका था। मैं जान चुका था ये केस कैसे बनाया गया है, कैसे इतने शातिर रूप से एक कत्ल को सड़क के बिल्कुल बीचों बीच किया गया और एक एक करके सबूत को इतिहास में जाकर मिटा दिया गया। मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ में नहीं आ रही थी, मैं ही क्यों वो था जिसे सब कुछ याद था, मुझे सब कुछ क्यों नहीं भूल रहा? मेरे दिमाग में सारे सबूत क्यों हैं? मैं हर चीज को भूल क्यों नहीं पा रहा? क्या मैंने इतिहास में भी कोई छेड़छाड़ की है, या मुझसे वो कोई बदलाव नहीं कर पा रहा है? लेकिन क्यों?
इसका जवाब जानने के लिए मैं प्रोफेसर वाघेला के घर पर पहुंच चुका था। मुझे उनसे बहुत सारे जवाब चाहिए थे। मैंने गन को उनके दिमाग की तरफ तान दिया और उनसे सवाल करने शुरू कर दिए। पहले तो वो घबरा चुके थे और उसके बाद उन्होंने जवाब देना शुरू किया। मैंने उनसे सबसे पहले यही कहा, अगर किसी ने मुझे छुआ, आसपास से मुझे पकड़ा, तो मैं गोली सीधा तुम्हारे दिमाग पर ही मारूंगा। तुम इतिहास में नहीं जानते कि मैं तुम्हें मार भी सकता हूं और भविष्य में मैं ये रूप छोड़ूंगा ही नहीं ताकि तुम बच पाओ। तुम जिस भी रास्ते से इतिहास में जाते हो मैं उसे बदल दूंगा। तुम आज खुद को बचा नहीं सकते। इसके बाद प्रोफेसर वाघेला ने पूरा सच बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर मिलकर कई लोगों के साथ एक टाइम मशीन बना रहे थे। उसी मशीन से वो इतिहास को बदल सकते थे, खुद का एक रूप इतिहास में भेज सकते थे। जैसे जैसे गलतियाँ होती हम उसे बदलते जाते। स्टूडेंट्स मुझसे ये बात करने लगे थे जो मेरे साथ काम कर रहे थे कि मैं उन्हें ज़्यादा मार्क्स दूं, मैं उन्हें अच्छी नौकरी पर लगाऊं, मैं लोगों को बदलूं ताकि उनके काम हो सके। धीरे धीरे ये अच्छा चल रहा था, लेकिन वो मुझसे बहुत सारी चीज़ें मांगने लगे थे। वो मुझे तंग करने लगे थे और मुझे हर सबूत को भी मिटाना था ताकि उन्हें कभी पता चल ही ना पाए। एक दिन जब मैं इतिहास में गया, उनके दिमाग से मिटाने की कोशिश की कि हमने कोई टाइम मशीन बनाई भी है। उन्हें जैसे पता चल गया, वो इन चीज़ों के आगे होने वाले फ़र्क को पहचान सकते थे क्योंकि उनके पास भी वो टुकड़ा था, इट्रीनियम का टुकड़ा। ये इट्रीनियम का टुकड़ा धूमकेतु से निकला था जो हमारे भारत के कोने में गिरा था। हमने उसे ढूंढ निकाला था। ये समय धातु होती है जो समय चक्र को बदल सकती है। हमारा एक टुकड़ा कहीं गायब हो गया था। मुझे लगता है तुम्हें यकीनन उस सड़क पर स्टील जैसा दिखने वाला धातु का टुकड़ा मिला होगा। तुमने उसे अपने पास रखा होगा, इसीलिए मैं तुम्हारा इतिहास बदल नहीं पा रहा। उसकी रेडिएशन जहाँ जहाँ पहुँचती है उस इतिहास को बदलना नामुमकिन होता है। इसीलिए मैं सब कुछ बदल सकता हूँ, तुम्हारा इतिहास नहीं बदल सकता। अगर बदल सकता तो आज तुम्हारी पकड़ में नहीं आता। इसके बाद प्रोफेसर वाघेला ने कहा कि तुम अब करना क्या चाहते हो? मुझे जेल में पहुंचाना चाहते हो या मारना चाहते हो? तुम्हारे हाथ में है जो भी है। मुझे पता है मुझसे कत्ल हुए हैं, शायद मुझे उसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। तुम मुझे जेल में पहुंचा दोगे और भविष्य से मैं इस मशीन का इस्तेमाल करके कभी इतिहास में आ नहीं पाऊंगा। मैं खुद को बचा भी नहीं पाऊंगा। अब तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो? मेरे दिमाग में एक और आइडिया था। यकीन कीजिए, इतने केसेस सुलझाकर मेरा दिमाग इतना तेज हो चुका था। उसी मशीन का इस्तेमाल करके मैं दोबारा इतिहास में गया। मैं उसी समय में पहुंच गया जहां पर वो मशीन को बनाया गया था। मैं उस मशीन को कभी बनने ही नहीं देना चाहता था। मैं उस इट्रीनियम के टुकड़े को ही वहां से चुरा सकता था और मैंने वो किया। लेकिन मैंने उस टुकड़े को जैसे ही चुराया, इतिहास जैसे बदला, वो टुकड़ा मेरे हाथ से गायब हो गया। वो जैसे इतिहास से भी गायब हो गया और भविष्य से भी। पूरा इतिहास बदला जा चुका था। आप यकीन नहीं करेंगे उस फुटेज में क्या था। उस फुटेज में सड़क पर चल रही गाड़ियां नजर आईं। वहां कोई कत्ल हुआ ही नहीं, कोई कत्ल नहीं हुआ। वहां वो दो लड़के आए तो थे और वो चलकर वहां से निकल गए। उसके बाद मैं दोबारा प्रोफेसर वाघेला के पास गया। वो भी जैसे बदले बदले से, मुझे वो पहचान ही नहीं पा रहे थे। मैं उनसे क्यों मिलने आया उन्हें पता ही नहीं था। मैंने बस उनसे थोड़ी बात करना शुरू की। मैंने उनसे कहा, क्या आपको पता है टाइम मशीन बनाई जा सकती है? एक तरीका है, एक धातु है, अगर वो मिल जाए तो टाइम मशीन बनाई जा सकती है। वो मुझसे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इस चीज़ में। उन्होंने कहा, हाँ, इट्रीनियम एक ऐसी धातु होती है जो समय चक्र बदल सकती है, लेकिन हमारी धरती पर वो पाई नहीं जाती। हम कहीं अंतरिक्ष से अगर उसका छोटा सा हिस्सा पा लें तो हम टाइम मशीन बना सकते हैं।
बस इतनी सी बात हुई उनसे। उसके बाद उनकी मुस्कान भी देखने लायक थी। उन्हें लगा कोई उनकी बातों पर भी यकीन करता है। मैंने उनसे कहा, हाँ हो तो सकता है, लेकिन वो धरती पर पाया नहीं जाता और मुझे नहीं लगता कि हमें इतिहास और भविष्य को देखना चाहिए। मुझे लगता है जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलता ज़्यादा अच्छा होता है, उसे बदलना नहीं चाहिए। वो मुस्कुरा रहे थे। प्रोफेसर वाघेला मुस्कुरा रहे थे। वो अब कातिल नहीं थे। उन्होंने किसी का कत्ल किया ही नहीं। वो एक मशीन भी नहीं बना रहे थे, क्योंकि वो खास हिस्सा उनके पास ही नहीं था। वो तो एक साधारण प्रोफेसर थे। मैं उन 2 लड़कों से भी मिला जिनका कत्ल हो चुका था। वो अब जिंदा थे। वो अपनी जिंदगी जी रहे थे और वो तो जैसे काफ़ी बदले हुए थे और बहुत शरारती। मैं उनसे विदा लेकर वहाँ से निकल गया था। मैं दोबारा पहुँचा इंस्पेक्टर जय के पास। वो हैरान थे मैं इतनी रात को उनके पास क्यों आया हूँ। मैं बस इंस्पेक्टर जय से बात कर रहा था। मैंने मजाक में कहा, क्या आपके पास कोई ऐसा केस आया है जिसमें सड़क में 2 लोग मारे गए हों? वो मुस्कुराने लगे। नहीं, कभी नहीं आया। मैंने उनसे कहा, क्या मैंने आप पर कभी शक किया है? क्योंकि हम अच्छे दोस्त हैं, आपको लगता है कि कभी मैं आपको कातिल समझूंगा? इंस्पेक्टर जय हंसने लगे। उन्होंने कहा, 10 साल से हम दोस्त हैं, इसके बाद भी अगर किसी कत्ल का शक तुम्हें मुझ पर है तो लानत है ऐसे दोस्त पर। लानत है मुझे तुम पर। तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है, वो भी किसी ऐसे कत्ल का जो हुआ ही नहीं। बड़ी अजीब सी बात है। हम दोनों मुस्कुरा रहे थे और मैं उनके घर डिनर करके वहां से निकला। यह पूरा इतिहास बदल गया था। मैं कैसे बताऊं, एक ऐसा केस जो कभी घटा ही नहीं, 2 लोगों का ऐसा कत्ल जो कभी हुआ ही नहीं। मैं इसे क्या कहूं, एक ऐसी घटना जो घटी ही नहीं।